का लेक्चर? अच्छा जी। सबसे पहले हमारे पास आता है कि ग्रोथ की डेफिनेशन, कि ग्रोथ होती क्या चीज है। हम चैप्टर पढ़ने लगे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें हम देखेंगे कि ग्रोथ जो है वो क्या चीज है। ठीक है, इसकी सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखनी है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। के ग्रोथ को अगर हम डिफाइन करें तो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि किस तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि फिजिकल मैच्योरेशन होती है, यानी आपकी बॉडी और वेरियस ऑर्गन्स जो है वो क्या करते हैं, उनका साइज इंक्रीज होता है। सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा क्या कि जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी भी इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, और ग्रोथ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वांटिटेटिव चेंज है बॉडी के अंदर। ठीक है, डेवलपमेंट जो है ना वो हमारे पास क्वालिटेटिव आ जाती है, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव चेंज आ जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपने याद रखनी है इनके अंदर। ठीक है, और अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये ग्रोथ की डेफिनेशन होगी। हमने पढ़ लिया कि ये कौन सी जो है वो चेंज है हमारी बॉडी के अंदर, ये एक क्वांटिटेटिव चेंज होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, डेवलपमेंट का सिमिलरली अगर हम देखें तो इसमें क्या आता है कि उसमें हमारा बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा था, ऑर्गन्स का साइज इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, और क्या उनकी लेंथ जो थी ना वो चेंज हो रही थी। इसमें क्या होता है हमारे पास डेवलपमेंट में आ जाता है हमारे पास कि हमारे पास फंक्शंस में चेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है, उसमें हमारी बॉडी मिच्योर और सेल्स जो थे वो मिच्योरेशन की तरफ जा रहे थे। इसमें हमारे पास फंक्शंस जो है ना उनकी मिच्योरेशन हो रही है। ठीक है, और ये कि इसके अंदर स्किल्स आपकी इनहांस हो जाएंगी। ठीक है, कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करने हैं ये चीज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये कि आपका ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। जिस तरह हमने ग्रोथ को पढ़ा कि ग्रोथ जो होती है वो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है इस चीज का। तो इन दोनों का जब आपको डिफरेंस भी आता है अगर लिखने में, तो आपने पहले इनकी डेफिनेशन मेंशन करनी है। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है जी, डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख दी। आपने आगे मेंशन करना है कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। ठीक है, और ग्रोथ कब कब होती है, डेवलपमेंट कब कब होती है, इसका टाइम पीरियड जो है वो आपने साथ मेंशन कर देना है। ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं कुछ हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती किस तरह से है। ठीक है, प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है इसके, तीन तरह के इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकती है, सेफेलोकॉर्डल है, प्रोक्सिमो डिस्टल है और जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, प्रिंसिपल इसके इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करने हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो स्फेलोपोडल। ठीक है, ग्रोथ जो है वो स्फेलोपोडल डायरेक्शन में होती है। इसका क्या मतलब होता है कि हेड से जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, और डाउनवर्ड जो है ये मूव करेगी। कि आपके स्ट्रक्चर्स वगैरह या बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सबसे पहले हेड रीजन में होंगे और उसके बाद ट्रंक में, फिर लास्ट में जो है वो लेग रीजन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है स्फेलोपोडल का मतलब। और इसका एक मतलब, इसकी एग्जांपल अगर हम देना, मतलब अक्सर इस तरह होता है कि आपने ना साथ एग्जांपल भी मेंशन करनी है। तो अगर एग्जांपल मेंशन करनी है तो उसमें हम ये लिख देते हैं कि सबसे पहले मूव में बेबी का जो है वो हेड जो है ना वो वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, काम, और फिर लास्ट में जो है ना वो फिर ये ट्रंक और फिर जो है वो लेग्स रीजन, ये सारा कुछ जो है ना ये स्टार्ट होता है। तो इसकी एग्जांपल हम ये भी एक दे सकते हैं। लेकिन सेफेलोपोडल का मतलब क्या है, ये सबसे पहले आपने ना इसको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है इन दोनों वर्ड्स को। ठीक है, एक पे आपने हेड मेंशन करना है और कॉर्डल में आपने टेल मेंशन करनी है। तो फिर आपने नीचे लिखने के डायरेक्शन जो होती है वो, इस प्रोसेस में डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ से होती है, हेड से और टेल की तरफ ही मूव करती है। ये हमारे पास सबसे पहली डायरेक्शन हो जाती है स्फेलोपोडल डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो सेंटर से स्टार्ट होगी। ठीक है, मिड लाइन से आप कह लें यहाँ पे, और ये कहाँ पे मूव करेगी, पेरिफ्रीज में मूव करेगी। पेरिफ्रीज में अगर वो मूव कर रही है सेंटर से स्टार्ट होके, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन है। ठीक है, नियर टू फार कह लें, आउटवर्ड से, सेंट्रल से आउटवर्ड कह लें, आपकी बॉडी की जो डायरेक्शन है मूवमेंट ग्रो करने की, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। ठीक है, यानी सबसे पहले जो है वो मेन पार्ट हमारी बॉडी का जो है वो सेंटर वाला वो डेवलप होता है, फिर लास्ट में जो है वो इस तरह से वो डिस्टल डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्रॉक्सिमो डिस्टल है। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल हमने पढ़ लिया हेड टू फुट, और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है वो मिड लाइन से एक्सट्रीमिटीज की तरफ जो है वो जाती है। थर्ड हमारे पास जो प्रिंसिपल हमारे आ जाता है, मैम स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें। क्या हुआ है? मैम स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें, नज़ा कह रही है। हाँ, मुनज़्ज़ा का ज्वाइन नहीं हो रहा, आगे भी मैंने इसको अलाउ किया था लेकिन पता नहीं कोई इशू है, शायद इनके नेट का इशू है। हो गया मेरे ख्याल से अब। अच्छा,
तो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मुनज़्ज़ा हो गई मेरे ख्याल से एंटर अब। अच्छा, जो तीसरे हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है ना इसका, वो हमारे पास आता है जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, यानी सबसे पहले जनरल चीजें जो है उनकी डेवलपमेंट होती है, उसके बाद हम स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आप इस एग्जांपल में लिख सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं सबसे पहले बड़ी चीजें जो है ना उनको जनरली होल्ड करना सीखते हैं। ठीक है, दोनों हाथों से इस तरह से। ठीक है, उसके बाद वो सिंगल हैंड जो है वो यूज करना स्टार्ट करते हैं। फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना सीख लेते हैं। या आप कह लें कि पहले अगर बच्चा लिखना पेंसिल को होल्ड करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सर्कल ड्रॉ करता है। ठीक है, फिर वो स्क्वायर, फिर वो लेटर्स, फिर वो वर्ड्स की तरफ मूव करेगा। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चीज मूव करती है। ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होती है। आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि बच्चे जो है वो अपनी पहले तो उनको इतनी कोग्निटिव और उनकी लैंग्वेज स्किल्स ज्यादा डेवलप नहीं हुई होती। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उनकी कोग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं, उनकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रीजनिंग की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। तो डेवलपमेंट जो होती है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो है वो मूव करती है। तो ये 3 एग्जांपल्स आप इनमें से जोन से भी चाहे मेंशन कर सकते हैं, 2 कोई से भी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 जो थे ये इसके प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। अब 3 तरह से जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनके प्रिंसिपल्स हैं सेफेलोकॉर्डल, प्रोक्सिमो डिस्टल और जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। ठीक है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रोथ या डेवलपमेंट को, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये आपने लिखने हैं। तो ये अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद पेरेंटल प्रीनेटल फैक्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद पोस्टनेटल फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फैक्टर्स है जेनेटिक फैक्टर हमारे पास आता है कि जो बच्चे की ग्रोथ को उसके डेवलपमेंट को जो है वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, यानी जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन होती है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, कि वो जो है वो किस नेशनैलिटी, रेस या कंट्री का या पेरेंट्स का जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, प्रीनेटल फैक्टर्स में हमारे पास कुछ इस तरह के फैक्टर्स आएंगे जो कि इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट के अंदर जब बच्चा होता है तो उसमें जो फैक्टर्स जो है उसकी ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, उसकी फीटल ग्रोथ। ठीक है, जब वो यूट्रस में है तो तब उसकी जो फीटल ग्रोथ होनी थी उसको जो चीजें इफेक्ट कर रही हैं उसको हम कहते हैं प्रीनेटल फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है, जैसे कि अगर मैं इसको एग्जांपल दूं आपकी इसको कि ये प्रीनेटल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि जो मेटरनल मैल न्यूट्रिशन तो नहीं है। ठीक है, या कोई पेरेंट्स को जो उसकी मदर है उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, वो कोई सब्सटेंस अब्यूज वाला केस तो नहीं है, या कोई बीमारी वगैरह, इलनेस वगैरह इस तरह का कोई काम, या हार्मोनल इशू कोई हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कोई मसला अगर हो जाए तो फिर भी बच्चे की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रीनेटल फैक्टर्स। ये सारे प्रीनेटल फैक्टर्स हैं जो कि इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो बच्चे की कंडीशन को, फीटल की ग्रोथ को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्रीनेटल फैक्टर्स हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमारे पास कुछ पोस्ट नेटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। पोस्ट नेटल फैक्टर्स यानी बाद वाले जो फैक्टर्स हैं जिसमें कि बच्चे को न्यूट्रिशन कितनी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, उसका इन्वायरमेंट किस तरह से है, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, उसको साइकोलॉजिकली कितना इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह का है उसका, वो खेलता कितना है, प्ले के लिए कितना टाइम मिल रहा है उसको। तो ये सारा कुछ, बर्थ ऑर्डर भी, यानी अगर आपको पता है कोई बड़ा बच्चा उसको ज्यादा जो है वो पेरेंट्स जो है उसको तवज्जो मिलता है, छोटे वाले को ज्यादा कम, इस तरह फिर। तो ये बर्थ ऑर्डर भी जो होता है ना ये भी इफेक्ट करता है एक बच्चे की ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को। तो हमारे पास अभी हमने जो फैक्टर्स पढ़े हैं उनको हम दोबारा देखते हैं एक दफा। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, सबसे पहले 3 तरह के फैक्टर्स है आपने याद रखने, जेनेटिक, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स हमने पढ़ लिया, उसके बाद प्रीनेटल फैक्टर्स हमने पढ़ लिया जिसमें हमने मेल न्यूट्रिशन या इन्फेक्शन या इलनेस वगैरह या हार्मोनल फैक्टर हो सकता है, ये पढ़ लिया। और पोस्टनेटल में यानी उसकी जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह की है, फिजिकल इन्वायरमेंट किस तरह का है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और प्ले एक्सरसाइज वगैरह के लिए उसको कितना टाइम मिल रहा है, या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह का है पेरेंट्स का। ठीक है, तो ये उसके जो है वो कुछ पोस्ट नेटल फैक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। अब हमारे पास जो है वो बेसिकली 3 चीजें हमने कवर की हैं अभी तक। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो लॉज या कह लो प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है। और थर्ड नंबर पे जो हमने चीज डिस्कस की है वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, ये हमने फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना सिर्फ आपको एज पीरियड्स कुछ बताए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वाइज पढ़नी है तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फेंट किसको कहते हैं, न्यूनेट किसको कहते हैं,
ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको एक दफा देखने के लिए हम जो है ना ये स्लाइड रीड करेंगे। सबसे पहले पीरियड आता है जी इनफेंसी का। उसके अंदर दो तरह की कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास, नियोनेट आ जाता है, इनफैंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनफैंट आप कर दीजिएगा। अब नियोनेट जो है ना वो हमारे पास बर्थ से लेके 1 मंथ का जो है ना ड्यूरेशन होता है, उसको कहते हैं नियोनेट। ठीक है, और 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक जो ड्यूरेशन है उसको हम इनफेंसी का पीरियड जो है वो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में हमारे पास टोडलर है, प्री स्कूलर है। टोडलर में हमारे पास जो है ना सबसे पहले आता है बच्चा जो 1 से लेके 3 साल तक का होता है। ठीक है, और जो प्री स्कूलर है उसमें हमारे पास आता है 3 to 6 years तक का। ये जो है ना आपको टाइम ड्यूरेशन इसका अच्छे से आपने याद करना है इनको। मिडिल चाइल्डहुड उसके बाद आ जाता है, इसमें स्कूल है, चिल्ड्रन आ जाते हैं मोस्टली जो कि 6 to 12 years तक होते हैं। उसके बाद लेट चाइल्डहुड है हमारे पास, इसमें यूजली एडोलिसेंट लाई करेंगे। ठीक है, जो कि कह लें 13 से 18 years तक के होंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो चीजें हैं ये आपने इनके एज एंड पीरियड जो है ना ये अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो एज पीरियड्स हैं इसके ये आपने देख लेना है एक दफा कि न्यूनेट को कहाँ से लेके कहाँ तक का टाइम है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि इन्फेंसी जो है वो, बल्कि वो इस तरह से पूछते हैं कि जो चाइल्ड है वो 2 to 7 years तक है तो आप वो किसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, वो प्री स्कूल में जाएगा, वो टोडलर में जाएगा, या वो मिडिल चाइल्डहुड में जाएगा, या वो लेट चाइल्डहुड में जाएगा। तो आपने फिर उसमें से एक एमसीक्यू सिलेक्ट करना होता है। तो ये और ये आ भी जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज है। तो ये जो है वो आपने इसको देख लेना है। अच्छा, आपका ना एक कंटेंट का क्वेश्चन है कि आप किस तरह से असेस करेंगे कि जो ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, या डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो असेसमेंट आप किस तरह से करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, तो उसके लिए हम जो चीज यूज करते हैं वो हमारे पास आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग। ठीक है, तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग के थ्रू जो है वो चेक करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट कितनी हो रही है। अच्छा, ग्रोथ को असेस करने के लिए हम सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिजिकल ग्रोथ आप मेजर कर सकते हो कि कितने बच्चे की ग्रो हुई है कितनी नहीं हुई। ठीक है, ये ग्रोथ का वेट का आप उसका वेट मेजर कर सकते हो कि कितना कितना जो है ना उसका वेट इस टाइम जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करके जो है ना वो हम उनकी मैम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ की और डेवलपमेंट को भी। ठीक है, मैम अब ये जो वेट, हाँ जी हाँ जी। जो पीछे भी आपने वो एक वर्ड बोला है मेजरमेंट में, एंथ्रो मैम, पता नहीं क्या करके वर्ड है मैम, ये कैसी मेजरमेंट है? वो होता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, उसको हम कहते हैं। उसमें हम बेसिकली ना हाइट को मेजर करते हैं, वेट को, जो हेड का सरकमफेरेंस होता है ना उसको मेजर करते हैं। इसके अलावा हम अपने बीएमआई जो होता है वो चेक करते हैं। ठीक है, या कुछ एडिपोसिटी वगैरह जो होती है स्किन की, स्किन फोल्ड की बेसिकली जो थिकनेस होती है ना आपने वो देखनी होती है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हम क्या कहते हैं, इसके ना एलिमेंट्स होते हैं, 5 इसके एलिमेंट्स होते हैं। हम इसमें स्किन फोल्ड की थिकनेस को देखते हैं। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसमें हमारे पास हाइट आ जाता है, वेट आ जाता है, हेड सरकमफेरेंस आ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो बीएमआई हम कैलकुलेट करते हैं ये आ जाता है। इसके अलावा बॉडी का सरकमफेरेंस कितना है, ठीक है, वो वेस्ट से, हिप से या लिम्ब से आप चेक कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, मैम लेंथ भी आती है ना इसमें? क्या आती है? लेंथ भी आती है ना इसमें? हाँ हाँ, हाइट सबसे है ना। पहले लेंथ। जी जी, सबसे पहला एलिमेंट है हाइट। सबसे हाँ, पहला एलिमेंट है यही हाइट, उसके सब। बाद वेट आ जाता है, फिर हेड सर्कमफेरेंस आ जाता है, वो हम हेड सर्कमफेरेंस आगे पढ़ेंगे अभी। बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है आपका, और इसके अलावा बॉडी सर्कमफेरेंस आ जाता है। तो ये तकरीबन 5 एलिमेंट्स होते हैं ना इसके, होते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है ये पढ़ने लगे हैं आपके वेट और ग्रोथ वगैरह को हमने असेस करना, तो हमने पढ़ा ना कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के थ्रू करेंगे। तो अब हमने उसके अंदर जो चीजें आती हैं वो हमने देखने की कितनी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं तो ज्यादा रिकमेंड यही करूंगी कि आप लोग ने इसको परवेज अकबर की जो बुक है ना उसमें से ये वाला चैप्टर करें। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा अच्छा जो है ना वो लिखा हुआ है। चलिए हम यहाँ से भी एक दफा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कि उसकी जो बुक है ना वहां से भी आप लोगों ने देखना एक दफा। मैं कोशिश करूंगी कि मुझे उसके थोड़े से नोट्स वगैरह मिले। तो ये असेसमेंट ऑफ ग्रोथ में सबसे पहले हमारे पास आता है कि वेट। ठीक है, तो वेट आइडली जो है वो बच्चे का होता है 2.5 to 3.5 kg। ठीक है, तो तकरीबन कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है ना फर्स्ट वीक के अंदर ही ना उसका 10% लॉस ऑफ वेट हो जाता है।
ये आपने मेन फिगर्स जो है ना बस याद करने हैं, ठीक है। ये जो उन्होंने अंडरलाइन हाईलाइट किए हैं ना पॉइंट्स, सिर्फ आपने ये चीजें याद करनी है इसमें। वेट जो है वो तकरीबन 25 से 30 ग्राम होता है पर डे ऑफ फर्स्ट 3 मंथ, और फिर जो 400 ग्राम पर मंथ हो जाता है टिल 1 ईयर ऑफ एज। अच्छा, अब ना इसमें वेरी करता है, यानी आपको ना बुक्स आप पढ़ेंगे ना तो आपको ग्राम्स में वेट मिलेगा, ठीक है, आपको परसेंटेज के हिसाब से वेट मिलेगा। इस तरह करके ना उन्होंने बहुत ज्यादा वेरिएशन दी हुई है। अब मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है ना, वो मुझे परवेज की बुक बहुत अच्छी लगती है इस हिसाब से कि उसमें ना मैंने टेबल्स बहुत खूबसूरत से ड्रॉ किए हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छा सा जो है ना वो लिखा हुआ है। तो अभी तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर आपको यहाँ से समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, वरना आपने परवेज की बुक से भी जरूर कंसल्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इन फैन का जो वेट है जी डबल हो जाता है जब 5 मंथ का होता है, ठीक है, ट्रिपल हो जाता है जब वो 1 ईयर का हो जाता है, और 4 टाइम हो जाता है जब वो 2 ईयर का हो जाता है। आपने एक सिंपल जो है वो पेज लेना है, ठीक है, उसके ऊपर आपने सिर्फ यहाँ से जो हम पढ़ने लगे हैं ना असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, यहाँ से आपने जितनी वैल्यूज आपके अंदर आ रही है ना वो अपने उस पेज के ऊपर छोटा छोटा करके मेंशन करना है, मतलब वो एक पेज से आगे ना जाए, सिर्फ उस पेज तक वो वैल्यूज रहें, ठीक है। तो आपने उस पेज के ऊपर ये जो वैल्यूज मैं पढ़ रही हूँ, आपने ये सारी वैल्यूज उस पेज के ऊपर लिख के मुझे कल सेंड करनी है कि हर बच्चे ने वो वैल्यू लिखी और उसको अपने रट्टा लगाना है, बस फुल टाइम रट्टा लगाना है, क्योंकि ये चीज रट्टे से आपको याद होनी है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि वाइवास वगैरह में प्रैक्टिकल में टीचर्स पूछ लेती हैं, और स्पेशली वो टीचर्स जो पीडियाट्रिक स्पीड्स वार्ड करके आई होती है ना, उनको तो बहुत ज्यादा नॉलेज होता है इस चीज का, उनको जुबानी जुबानी सारा कुछ याद होता है। तो वो आपसे पूछ लें तो आप उसमें कोई उंगलियां बुंगियां भी नहीं मार सकते कि भाई इतना वेट होता है, इतने परसेंटेज हो जाती है, एग्जैक्ट बताना होता है। इस तरह से आपने सब बच्चों ने कल ये पेज पे लेके तो उसके ऊपर ये फिगर्स जो है ना वो लिख के मुझे मेंशन करके तो भेजना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि जो वेट होता है वो मैम कौन से फिगर पेज पे मेंशन करके आपको सेंड करने हैं, यहाँ काइंडली पे रिपीट कर दें। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि जो बच्चे होते हैं उनका वेट डबल हो जाता है, उनका वेट वैसे 2.5 kg टू 3.5 kg होता है, ठीक है। तो अब आपने अपने पेज के ऊपर लिखना है कि जो वेट ऑफ फुल टर्म न्यूनेट एट बर्थ इज इक्वल टू 2.5 टू 3.5 kg, ठीक है। एक आपने ये बुलेट्स बना दिया। नेक्स्ट बुलेट में आपने लिखना है लॉस ऑफ वेट फॉर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ इज इक्वल टू 10%। इस तरह ये आपका दूसरा एमसीक्यू हो गया, दूसरी लाइन होगी। फिर आपने लिखना है कि वेट गेन 25 टू 30 ग्राम पर डे, फर्स्ट 3 मंथ में इतना होता है, सेकंड में इतना होता है, थर्ड में इतना होता है, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट आपने मेंशन करना है इस तरह से जिस तरह लिखे हुए हैं, इतने में डबल होता है, इतने में ट्रिपल होता है, इतने में ये होता है, ठीक है। अभी जो तीसरी लाइन है ये बेशक आप रहने दें कि वेट इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये नहीं आपने लिखनी। इस तरह से लेंथ का भी आपने मेंशन करना है, ये वाली लाइंस में कह रही हूँ कि आपने लिख के भेजनी है, ठीक है। अच्छा, लेंथ की अगर हम बात करें तो हेल्दी बच्चे की जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है, जब वो 3 माह का हो जाता है तो वो 60 सेंटीमीटर हो जाती है, और जब वो 9 माह का हो जाता है तो वो 70 सेंटीमीटर हो जाती है। अब आपको ये ना पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही फजूल चीज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि यही चीज जो है ना वो पूछी जाती है, तो इस वजह से इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वरना मैं आपको ये सारा छुड़वा देती। सेकेंड ईयर में वो कहते हैं कि 12 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है, थर्ड ईयर में 9 सेंटीमीटर, फोर्थ ईयर में 7 सेंटीमीटर, और फिफ्थ ईयर में 6 सेंटीमीटर जो है वो इंक्रीमेंट होता है। तो चाइल्ड जो है वो तकरीबन हर 5 माह बाद उसकी हाइट जो है वो कह लो डबल हो जाती है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। बीएमआई का आपको मेन फॉर्मूला आना चाहिए, वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो बीएमआई जो होता है वो नॉर्मल उन्होंने बताया कि 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर तो इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है ओबेसिटी है, ठीक है। और अगर 15 से कम हो जाए ना तो वो बंदा मैल न्यूट्रिशन की तरफ चला गया। इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, मतलब आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि अंडर वेट होते हैं, ठीक है, फिर नॉर्मल होता है, फिर ओवर वेट होता है, फिर ओबेसिटी की तरफ जाता है। तो यूजली रेंज जो है ना वो शुरू होती है 18.5 से, ठीक है, 18.5 से अगर कम है ना तो वो अंडर वेट है। 18.5 टू 24.9 जो है वो तकरीबन नॉर्मल वेट समझ जाता है, 25 टू 29.9 ओवर वेट में आ जाता है, और 30 से ज्यादा तो ओबेसिटी है, ठीक है, मैम ये सिंपली। बच्चों का बताया है आपने? हाँ, ये सबका ऐसे ही है। वो जब आप इसके हिसाब से करेंगे ना, मतलब वेट और हाइट, तो बच्चे की आप पुट कर रहे हैं बीएमआई तो बच्चे की हाइट लगाएंगे, अगर आप एडल्ट की कर रहे हैं तो एडल्ट की हाइट लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसके ओके अकॉर्डिंग, मैम। हाँ, उसके अकॉर्डिंग ही वेट, उसके अकॉर्डिंग ही हाइट, ये सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। हेड सर्कमफेरेंस 35 नॉर्मल है, नॉर्मल तो आपको जरूरी याद होनी चाहिए। बाकी ये जो 3 मंथ्स में इतना होता है, 6 मंथ्स में इतना होता है, ये तो फिर बाद में आपने अच्छे से रट्टा लगाएंगे तो आपको याद होगा, ठीक है।
लेकिन जो नॉर्मल चीज है ना वो आपको याद होनी चाहिए। हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल 35 है, यूजस का क्वेश्चन भी है, यूजस का एमसीक्यू है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो हेड सर्कमफेरेंस है वो 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाता है जब 2 वीक्स का होता है, ठीक है। 3 मंथ्स का होता है तो फिर उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से करके ये चीजें उन्होंने थोड़ी सी मेंशन की हुई है, इनको जस्ट आपने रीड करना है। मेन जो मैंने आपको पहले स्ट्रेटेजी बताई है कि आपने इस पेज के ऊपर सिर्फ फिगर्स लिखनी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी आपको ये याद नहीं होना जब तक आप अपने हाथ से गुजारेंगे इसको, जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं। ये हेड सर्कमफेरेंस इस तरह से मेजर करते हैं, आप इसको देख लें। ये परवेज की ही पिक्चर है यहाँ पर डाली हुई उन्होंने। अच्छा।